एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैसे ज्यादातर हम एप्लीकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप नाम सुनोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ये तो हमने पढ़ लिया है। जैसे अगर हम बात करें, जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम कितना हो चुकी है या रिएक्शन कितना हो चुकी है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं इससे, प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर k की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा हो तो प्रोडक्ट ज्यादा होता है, k की वैल्यू 10 की पावर, मतलब ये लिखना नहीं है, मैंने लिखवा रखा है ऑलरेडी, मैं बता रहा हूँ कि हाँ पीछे बताया है। k की वैल्यू 10 की पावर -3 से क्या हो, कम हो तो रिएक्टेंट ज्यादा है, और अगर इसके बीच में आता है तो एक रिएक्शन मिक्सर बनेगा। क्या बनेगा? एक रिएक्शन मिक्सर बनेगा, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी बताया है। वैसे चलो अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, यही आ जाएगा। अगर k की वैल्यू क्या हो, 10 की पावर 3 से ज्यादा हो, k की वैल्यू हो लेस देन 10 की पावर -3, और k की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 10 की पावर -3 लेकिन लेस देन 10 की पावर 3। तो अगर ऐसा होगा तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट डोमिनेंट, या मैं बोलूं प्रोडक्ट ज्यादा होगा और रिएक्टेंट क्या होगा, क्या कह रहा हूं, हाँ ये सिंबल उल्टा लगाना ऐसा है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ज्यादा होगा और रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा। दूसरे वाले केस में प्रोडक्ट कम हो जाएगा और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तीसरे वाले केस में क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिक्सर मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिक्सर, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, यानी दोनों का ही एक मिक्सर होगा। तो पहला काम तो ये कर लेते हैं। दूसरा काम, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको याद हो डायरेक्शन हम कैसे प्रिडिक्ट करते थे, एक चीज थी जिसे हम रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, क्यू, हम क्यूसी निकालते थे। इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी या के, इफ क्यूसी इज लेस देन केसी, और इफ क्यूसी इज इक्वल टू केसी। तो ये तीन केस थे ना। अगर क्यूसी ग्रेटर देन है केसी से तो रिएक्शन कैसी होती थी, बैकवर्ड रिएक्शन। अगर क्यूसी क्या हो, कम हो केसी से, तो रिएक्शन कैसी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर क्यू केसी के बराबर आ जाए तो हम एट, ऑलरेडी कहां पर हैं, एट इक्विलिब्रियम, यानी हम पहले से ही इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। क्लियर है बात। तो यहां तक बात हुई कि हाँ ये दो एप्लीकेशन थे, और आगे चलते हैं अगले एप्लीकेशन पे, चलो ना। ठीक है, अगला एप्लीकेशन दैट इज थर्ड, कैलकुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर, इक्विलिब्रियम मिक्सर, यानी इक्विलिब्रियम मिक्सर पर कंसंट्रेशन सबकी कैलकुलेट करना। ये अभी हमने किया नहीं है, बट ये भी करेंगे, क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर इसके, तो इसको देखेंगे आगे हम कि किस तरीके से कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम वाली, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो हम क्या बताते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। अगर हम बात करें
अगर किसी का के इक्विलिब्रियम क्या है, ज्यादा है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। और अगर इसे किसी का के इक्विलिब्रियम क्या है, कम है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक, क्यों भाई साहब, सोचो एक बार। आर से पी यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो अगर के इक्विलिब्रियम ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है। सही बात है ना भाई, के इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तभी के ज्यादा हो सकता है। और अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी ज्यादा है, तो आपको पता है कि हमेशा किसी भी रिएक्शन के अंदर या कोई भी एटम मॉलिक्यूल जो भी है वो हमेशा चाहता क्या है, स्टेबिलिटी। तो भैया अगर वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है तो स्टेबिलिटी की तरफ ही तो जा रहा होगा। अगर स्टेबल नहीं होता तो बनाता क्यों। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में या प्रोडक्ट बनने में स्टेबिलिटी खत्म हो जाती या अनस्टेबल होता तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाता। प्रोडक्ट बना रहा है मतलब प्रोडक्ट स्टेबल है, और भी ज्यादा बना रहा है इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है। और अगर प्रोडक्ट कम हो इसका मतलब कम है, स्टेबिलिटी क्या है, क्लियर है। तो इससे ये सारी हो गए एप्लीकेशन किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक जो आता है उसका नाम है ले चैटेलियर प्रिंसिपल। क्या नाम है इनका, ले चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक, सुना जाते इसमें। तो ये जो चैटेलियर प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, सुनना जानते हैं। अगर मैं मान लिया मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अभी पहले समझ लो फिर लिखवाता हूं इसको। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम थी ना वो खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली दोनों इक्विलिब्रियम में थे, कंसंट्रेशन दोनों की फिक्स हो चुकी थी। अब दोनों में चेंज जो भी हो रहा था वो बराबर हो रहा था, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम क्या हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि पहले इक्विलिब्रियम था ना भाई, लेट से मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पर ये 10 यूनिट था, ये 7 यूनिट था। अब दोनों इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके हैं, तो अगर 10 में से एक इधर कन्वर्ट हुआ तो एक वापस आ जाता था। तो दोनों 10 7 मेंटेन थे। मैंने इसमें थोड़ा सा रिएक्टेंट ऐड कर दिया और इसकी कंसंट्रेशन 10 से कितनी कर दी, 12 कर दी। तो फिर से चाहेगा कि मैं इक्विलिब्रियम पे आ जाऊं, तो जो रिएक्टेंट आपने ऐड किया है वो रिएक्टेंट तुरंत कहां कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सिंपल शब्दों में आप अगर इक्विलिब्रियम के साथ कोई छेड़खानी करते हो, कंसंट्रेशन घटाते हो या बढ़ाते हो, इक्विलिब्रियम थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन फिर से वापस इंस्टेंटली वो अपने अंदर ऐसे चेंजेस करेंगे कि वापस इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, रीइस्टेब्लिश हो जाए। ठीक, तो अब आप बताओ मुझे, अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है तो वापस इक्विलिब्रियम लाने के लिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सही बात है ना, क्योंकि ये ज्यादा हो गया है, ये कम हो गया है, तो इसको इसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो तुरंत रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लगेगा और तब तक बनता रहेगा जब तक वापस से इक्विलिब्रियम नहीं आ जाती। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है तो भैया प्रोडक्ट ज्यादा हो गया है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तब तक बनता रहेगा जब तक वापस से इक्विलिब्रियम नहीं आ जाती है। तो भैया ली चैटेलियर प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आप कंसंट्रेशन में, प्रेशर में, टेम्परेचर में कोई बदलाव करते हो तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और
वापिस से वो पूरा सिस्टम ये चाहेगा कि इक्विलिब्रियम फिर से अचीव हो जाए, इक्विलिब्रियम फिर से क्या हो जाए, अचीव हो जाए। इसके लिए उसे जो भी चेंजेस करना होगा वो करेगा। क्लियर है? तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो भैया ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर एक सिस्टम एक इक्विलिब्रियम है तो कह रहा है एनी चेंज, अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा भैया? एनी चेंज इन कंसंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर, कंसंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर will disturb the equilibrium। तो बहरा कोई भी चेंज अगर आप करोगे कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर में, प्रेशर में, तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? उसके बाद सिस्टम, if a system is in equilibrium, any change in the concentration, pressure or temperature will disturb the equilibrium। Therefore system will adjust itself in such a way that it again achieve the equilibrium। कह रहा भैया वो ऐसे चेंजेस करेगा कि वो आप वापस से फिर से क्या अचीव कर ले? इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। ठीक, यही है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो अगर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर बात करें तो क्या क्या चेंज करने पर क्या क्या होगा उसको समझते हैं। सबसे पहला केस आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूज इस बात से नहीं करना है। मैंने बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन वगैरह इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अभी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की नहीं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ फैक्टर्स लिख रहा हूं तो ये किसके फैक्टर हैं? इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। ठीक है ना? तो इसको ये नहीं समझना है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं। आप चाहो तो अगर हेडिंग में डाल सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, क्या फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात अभी मैं नहीं कर रहा। ठीक है ना? तो अब सुना ध्यान से, मान लिया मेरे पास एक रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया और अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को घटा दिया तो आपको लगता है क्या होना चाहिए? अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाया है तो ये चाहेगा आगे जाना, अपने आप को कम करके प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, तो मतलब रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड।
यानी रिएक्शन कहाँ भागेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटा दिया है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है क्या? ठीक है। यही इसका बिल्कुल अपोजिट अगर मैंने प्रोडक्ट के साथ किया होता तो, यानी अगर मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होता, बढ़ाया होता, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या किया होता, घटाया होता, तो भैया इस केस में क्या होता, प्रोडक्ट जब बढ़ाया है तो भैया प्रोडक्ट बढ़ेगा तो चाहेगा रिएक्टेंट में आना, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बैकवर्ड। रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटाएंगे तो रिएक्शन कहां जाना चाहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहां जाना चाहेगी, फॉरवर्ड जाना चाहेगी। सही बात है? कोई समस्या, दुख कुछ? आई होप तो नहीं है कुछ। सही बात है ना? तो ये बात हो गई कि क्या फर्क पड़ेगा कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से इक्विलिब्रियम पर। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अगर आप अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए भैया, अगर आप अमोनिया की प्रोडक्शन क्या चाहते हो, बढ़ाना, क्या करना चाहिए आपको, रिएक्टेंट बढ़ा दोगे तो अमोनिया ज्यादा बनेगा, या अमोनिया को कम कर दोगे तो भी अमोनिया ज्यादा बनेगा। सही बात है ना? तो अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब क्या, मैं चाहता हूं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब होगी, यानी टू प्रोड्यूस NH3। यानी अमोनिया बनाने के लिए मुझे पहला चेंज क्या करना पड़ेगा, N2 और H2 की कंसंट्रेशन, N2NH2 की कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और बी, या तो मैं दूसरा चेंज क्या कर सकता हूं, NH3 की कंसंट्रेशन क्या कर दूं, कम कर दूं। तो इससे क्या होगा, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है बात ना? समझ रहे हो? इस तरीके से एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं इसको। आगे चलें, नोट कर लिया यहां तक। तो अगला फैक्टर जो है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कौन सा इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करूं बच्चे, तो दो केस बनेंगे यहां पर। अगर मान लिया एक रिएक्शन है जहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और ये रिएक्शन एक क्या है, मतलब इसका डेल्टा H जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। डेल्टा H नेगेटिव का मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, कौन सी रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। क्यों भाई साहब, वो खुद हीट रिलीज कर रही है, आप उसको हीट दे रहे हो, तकलीफ होगी बेचारे को, तो वो बैकवर्ड जाएगा। अगर टेम्परेचर घटाओगे तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। कहां जाएगा, फॉरवर्ड। यानी अगर मुझे टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है, पहले पता करना पड़ेगा कि भैया बताओ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। दूसरा केस क्या आता है इसी में कि सर अगर रिएक्शन कैसी हुई, एंडोथर्मिक हुई, तो क्या करेंगे, अगर रिएक्शन कैसी हुई, एंडोथर्मिक, मतलब सर ये डेल्टा H जो है ये प्लस का आ गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। और सर अगर एंडोथर्मिक हो जाएगी तो पूरा काम उल्टा,
यानी घटाने पर बैकवर्ड होगा और बढ़ाने पर क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। एंडोथर्मिक का मतलब उसको खुद हीट चाहिए, और अगर हीट चाहिए उसको तो हीट उसको दे दो, और हीट अगर दे दोगे तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। आगे चलो, अगला फैक्टर हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, भैया प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल, लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। और अगर आप प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन क्या होगी, शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल। क्या मतलब हुआ देखो, अगर मैं एग्जांपल लूं तो मेरे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। सही बात है। अब मुझे बताओ इधर गैस के मोल्स कितने हैं, इधर गैस के मोल्स कितने हैं, अभी N2 भी गैस H2 भी गैस, तो 4 हैं गैस के मोल। इधर गैस के मोल कितने हैं महाराज, 2। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेल्टा एन जी नहीं निकालते थे नालायकों, 2, और इधर कितने 4। किधर कम है मोल्स, इस तरफ। अगर मैं चाहता हूं अमोनिया ज्यादा बने तो मुझको क्या करना चाहिए, प्रेशर बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, ये बताओ मुझे जल्दी से। अगर मैं चाहता हूं अमोनिया ज्यादा बने तो क्या करना चाहिए मुझको, प्रेशर के साथ क्या करना चाहिए बताओ, प्रेशर घटाना चाहिए। अगर प्रेशर घटाऊंगा तो जहां जाएगी जहां ज्यादा मोल्स होंगे, मोल्स किधर ज्यादा हैं इधर, उल्टा नहीं हो जाएगी रिएक्शन तो घटाने पे जाती है ना। अरे भैया जब प्रेशर, सॉरी प्रेशर जब बढ़ा रहा हूं तो कहां जा रही है, लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ, और लेस मोल्स किधर हैं, प्रोडक्ट में, और मैं चाहता हूं प्रोडक्ट ज्यादा बने तो प्रेशर को बढ़ा दो, रिएक्शन कहां चली जाएगी। तो भैया यहां पर क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कैसे कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड। तो मतलब यहां हम सिर्फ ऐसे याद नहीं कर सकते कि प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, देखना पड़ेगा किधर मोल्स कम है किधर ज्यादा है, तो हम बता पाएंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। क्लियर है क्या, चलो अगले पे। तो अगला मेरे पास आता है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वैसे तो ये वॉल्यूम वाला इफेक्ट फॉर्मेलिटी के लिए है, जैसे प्रेशर का इफेक्ट था ना उसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट होता है किसका, वॉल्यूम का। कैसा होता है, बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के क्या है, बिल्कुल अपोजिट। मतलब अगर वॉल्यूम क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा तो किधर जाएगी, टुवर्ड्स, भाई प्रेशर बढ़ाने पर क्या आती थी, कम मोल की तरफ, तो ये किधर जाएगा, टुवर्ड मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स।
और अगर वॉल्यूम घटाऊंगा तो किधर जाएगी? टुवर्ड लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल। टुवर्ड लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल। ये देखते हैं, अगला आता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब सर ये इनर्ट गैस क्या होती है भाई साहब, पता है ना? कौन सी गैसेस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है? इनर्ट गैसेस हैं। भाई ग्रुप नंबर 18 के अंदर जो गैसेस आती हैं उन गैसेस का क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस बोलते हैं। और अगर हम इनर्ट गैसेस की बात करें तो यहां दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? दो केस। एक बनता है कि हम कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं और एक बनता है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट केस जो है वो क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के करोगे तो यहां लिखना नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। लेकिन अगर यही काम हम कहां कर रहे हो? एट कांस्टेंट प्रेशर। कहां कर रहे हो? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो भैया अगर ये हम कांस्टेंट प्रेशर पर करेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। तो किधर जाएगी रिएक्शन भाई? शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल। मोर नंबर ऑफ गैस मोल्स, यानी गैस के मोल जिधर ज्यादा होंगे उधर जाएगी। क्लियर है बात? अब हमारे पास ए बी सी डी के बाद हमारे पास आता है ई, और ई के बाद आता है एफ, और उसका नाम है कैटलिस्ट। क्या नाम है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये इक्विलिब्रियम को जल्दी ला देता है। क्या करेगा? नो इफेक्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सिर्फ क्या होगा? इक्विलिब्रियम अचीव अर्लियर, इक्विलिब्रियम अचीव्ड एट फास्टर रेट, एट फास्टर रेट। बट इक्विलिब्रियम पहले जो कुछ समय के बाद आ रही थी वो थोड़ा गया जाएगी, जल्दी आ जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये पूरा का पूरा क्लियर। अब हमारे पास नहीं डालेंगे अगला टॉपिक, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम। देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में तो केमिकल रिएक्शन हो रही थी, तो यहां पर जब इक्विलिब्रियम आएगा तो फिजिकल स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है, लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट बिटवीन फिजिकल स्टेट, इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट इन फिजिकल प्रोसेस, इन फिजिकल
प्रोसेसेस। इसमें जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वह है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखो ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सी बातें हैं कुछ। देख, मेरे पास वाटर है और मेरे पास वाटर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो वाटर सॉलिड फॉर्म में मतलब क्या है, आइस है ना। ये वाटर सॉलिड के फॉर्म में मतलब आइस। और मेरे पास वाटर है लिक्विड फॉर्म में। वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म। तो वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड, इसके बीच में जो इक्विलिब्रियम मिलती है उसे बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सर ये कब होगा? जब वाटर से यानी सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस, यानी सॉलिड से लिक्विड बनने की जो स्पीड, जो रेट है वो सेम हो जाए लिक्विड से सॉलिड बनने का रेट। अच्छा बताओ, सॉलिड से लिक्विड बनने को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। और लिक्विड से सॉलिड बनने को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हो। तो मतलब होगा क्या, ये इक्विलिब्रियम तब मिलेगी जब रेट ऑफ फ्यूजन, जब क्या होगा, रेट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। रेट ऑफ फ्रीजिंग। और जनरली ये जो इक्विलिब्रियम है ये आपको देखने को कहां मिलेगी? जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट बात, ये इक्विलिब्रियम कहां होनी चाहिए? एक वेल इंसुलेटेड कंटेनर में। मतलब ऐसा नहीं कि ओपन बर्तन में कर रहे हो, पूरा कंटेनर कैसा होना चाहिए? इंसुलेटेड, थर्मोफ्लास्क होना चाहिए जिसमें हीट का लॉस और गेन ना हो, कंटेनर क्लोज होना चाहिए, तो आपको ये इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगी। ठीक है ना? तो कहां होना चाहिए? शुड बी इन परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क। कहां होना चाहिए? परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क के अंदर होना चाहिए, तो हो जाएगा ये। क्लियर है बात? अब अगर हम बात करें, यहां एक टॉपिक आता है बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखना मेल्टिंग पॉइंट को, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of solid and liquid become equal, and liquid become equal। अब सर ये वेपर प्रेशर क्या चीज है? आपने देखा होगा कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वेपर बनते हैं, गैस बनती है ना। अगर मान लिया मैंने कंटेनर बंद कर दिया तो जो भी गैस बनी है वो ऊपर रहेगी, और जो ऊपर गैस बनी है वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाता है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। जब सॉलिड का और लिक्विड का दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अगला हमारे पास, यानी अगला फिजिकल इक्विलिब्रियम जो आता है वो है लिक्विड और वेपर का। कौन सा है? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अगर हम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहां क्या होगा भैया? वाटर हमारे पास किसमें है? लिक्विड में है, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में, यानी गैस में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो इस समय जो इक्विलिब्रियम मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बोलेंगे।
तो सर जब ये इक्विलिब्रियम मिलेगा तो क्या होगा, वाटर से वेपर बनना इसे बोलते हैं इवेपोरेशन, और लिक्विड से वेपर बनना इवेपोरेशन, लेकिन गैस से लिक्विड बनना क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन। ये तब हो सकता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, जब क्या हो, रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, तब आपको ये इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगी। और अगर आपको ये इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो भैया एक काम करना पड़ेगा, ये क्लोज्ड कंटेनर में करवाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। और यहां पर एक और शब्द जो आपको मिलेगा वो है बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जिस टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उस सब्सटेंस का। फिर हमारे पास थर्ड जो आता है तो क्या है, गैस, तो मतलब सॉलिड एंड वेपर इक्विलिब्रियम, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम में याद है आपको कैम्फर, कपूर जानते हो ना लायक, कपूर सीधा सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। अगर मेरे पास कैम्फर है सॉलिड फॉर्म में, तो कैम्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा गैस में, ठीक है ना। तो इस बार यानी इस टेम्परेचर जब ये चीज हो रही होगी, इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब रेट ऑफ सब्लिमेशन, रेट ऑफ, अच्छा सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट हो जाना, तो रेट ऑफ सब्लिमेशन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ डिपोजिशन के, रेट ऑफ डिपोजिशन, यानी सॉलिड से लिक्विड और सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बनने की जो प्रोसेस होगी, जब रेट बराबर हो जाएगा दोनों का, तो ये इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बात, आगे चलें। अब एक लास्ट टॉपिक है और केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं, रिलेशन बिटवीन के डेल्टा जी क्यू, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डेल्टा जी और क्यू में क्या रिलेशन है, इसी को समझ। बड़ा सिंपल सा छोटा सा एक फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं, कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट, अच्छा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, जो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था वही, प्लस आर टी एल एन क्यू, ये फॉर्मूला होता है। नॉर्मली ये फॉर्मूला होता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सुना ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम, तो हमने पढ़ा था कि जब थर्मोडायनामिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो हो तो इक्विलिब्रियम। तो अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, अच्छा नॉट लगाने का मतलब स्टैंडर्ड है, प्लस आर टी। एक और बात, ये जो क्यू है आपको पता है इक्विलिब्रियम पे क्यू किसके बराबर होता है, के बराबर होता है, तो मैं आर टी एल एन के लिख सकता हूं,
तो अगर मैं डेल्टा जी नॉट को इधर लाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का आर टी एल एन के, और एल एन को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगा यानी नेचुरल लॉग को हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का 2.303 आर टी लॉग ये फॉर्मूला आ जाएगा ना, आर टी लॉग। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे। क्लियर है बात? तो अब आपका जो है केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन हो गया है खत्म। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, बीच में तो कुछ क्वेश्चंस भी इससे करेंगे हम, और अगली क्लास से जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है? ठीक, तो बस आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में।